सबसे गहरे अंधेरे ही प्रकाश का महत्व समझाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हर इंसान प्रकाश का वो स्रोत खोज ही ले। उस अंधेरे से डटकर पीछे हट जाने वाले साधारण जीवन जीते रह जाते हैं और प्रकाश की खोज कर लेने वाले अमर हो जाते हैं। बड़ी बाधाओं को पार कर मिलने वाले पुरस्कार भी बड़े ही होते हैं। अधीश और उसके साथी भी एक बहुत बड़ी मुश्किल से टकराने निकल पड़े थे। क्या वे इस बाधा को पार करके वो पुरस्कार हासिल कर पाएंगे या अपने पहले ही अभियान में हार कर वापस आएंगे? दोन क्षेत्र पाथरगढ़ के सबसे समृद्ध और धनी इलाकों में से एक है। यहाँ की जमीन मानो सोना उगलती है। गरीबी और बेकारी का नामो निशान भी नहीं है। इसके अलावा एक से एक वीर योद्धा इस क्षेत्र में पैदा हुए हैं और शाही फौज में शामिल होकर क्षेत्र का मान बढ़ाया है। लेकिन यही समृद्धि दुश्मनों की आंखों में खटकती है। आए दिन कोई न कोई पड़ोसी राज्य इस क्षेत्र को हथियाने के लिए षड्यंत्र रचता ही रहता है और दोन क्षेत्र के योद्धा हमेशा ही उनके षड्यंत्र को असफल करते रहे हैं। लेकिन इस बार सामना एक बहुत भयानक शत्रु से करना था। हजारों की संख्या में खून पीने वाले काल पक्षी दोन क्षेत्र में आ गए थे। दोन के सामंत रवि सेन ने क्षेत्र के सबसे बेहतरीन मांत्रिकों और योद्धाओं की एक आपातकालीन बैठक बुलाई। अब आप ही सुझाइए इस समस्या का क्या हल हो सकता है। मुझे तो यह भी समझ नहीं आ रहा है कि यह किस शत्रु का काम है, सामंत ने कहा। गुप्तचर पूरी कोशिश कर रहे हैं ये पता लगाने की और जनता को भी सूचित कर दिया है कि कुछ दिन घरों से बाहर ना निकलें। तब तक हम कोई न कोई समाधान खोज ही लेंगे, मुख्य सुरक्षा अधिकारी ने कहा। एक अभियान दल गठित कीजिए जिसमें हमारे इलाके के सबसे अच्छे तात्विक, मांत्रिक और योद्धा शामिल होंगे, सामंत ने कहा। जी श्रीमान, ऐसा ही होगा। जल्दी ही हम अभियान पर निकलेंगे, अधिकारी ने कहा। शाम तक एक बहुत मजबूत अभियान दल काल पक्षियों के मुकाबले के लिए तैयार हो चुका था। रागिनी, हमें किसी भी तरह इस दल के साथ जाना है, विराग ने कहा। दोन के सामंत रवि सेन विराग और रागिनी के पिता थे। मंदार में प्रवेश पाने में असफल होने के बाद अब वे ऐसा कुछ करना चाहते थे कि पूरे राज्य में वे अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध हो जाएं। लेकिन भैया, पिछली बार जब हम पिताजी को बताए बिना मंदार के लिए निकले थे तो असफल होकर लौटे थे। तब पिताजी कितना नाराज हुए थे। अगर हम छिपकर दल के साथ जाएंगे तो पिताजी घर से ही निकाल देंगे, रागिनी ने कहा। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम तो बेकार में ही डरती हो। बस जैसा मैं कहूं वैसा करती रहो, विराग ने कहा। रागिनी को डर लग रहा था, लेकिन बड़े भाई की बात वो कभी टाल नहीं सकती थी। फिर वे दोनों अभियान दल के पीछे छिपकर चलने लगे। अधीश और ललिता पुस्तकालय की ओर जा रहे थे। रोली अपने कमरे में जा चुकी थी। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है, अधीश ने ललिता से कहा। क्या यशवर्धन के सिद्धि मंत्र के बारे में? ललिता ने पूछा। नहीं, बात यह है कि मुझे 5 अंकों की जरूरत है। यदि तुम्हारे पास पहले से अंक संचित हों तो कृपया मुझे दे दो, मैं यात्रा से वापस आकर लौटा दूंगा, अधीश बोला। 5 अंक? वो किस लिए? ललिता ने पूछा। मुझे एक बहुत आवश्यक काम है, अधीश ने कहा। ठीक है, चलो पुस्तकालय। मुझे पता है तुम्हें जरूर कोई ना कोई मंत्र लेना होगा, ललिता हंसते हुए बोली। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा ललिता, अधीश भी मुस्कुराकर बोला। पुस्तकालय जाकर अधीश ने कुल 7 अंक इकट्ठे किए और अंधकार मंत्र खरीद लिया और अपने कमरे में जाकर अभ्यास करने लगा। अगली सुबह अधीश और बाकी 3 सदस्य सुबह सुबह एक बार फिर साहस भवन के कार्यालय में खड़े थे। आप चारों तैयार हैं? गुरु जयदेव ने पूछा। जी गुरुजी, हम तैयार हैं, चारों ने एक साथ कहा। आपकी यात्रा सफल रहे, जयदेव ने कहा। फिर कार्यालय के एक अधिकारी ने उन्हें एक चक्र में प्रवेश करने को कहा। अधीश ने ध्यान से देखा, यह घेरा भी एक रहस्यमय संकेत ही था। अधिकारी ने यश की अंगूठी लेकर उस चक्र में रखी और कुछ देर के लिए सबको लगा जैसे वे किसी गहरी अंधेरी खाई में उतर रहे हैं। और कुछ ही पल बाद वे सब दोन क्षेत्र में खड़े थे। यहां से हम सीधे सामंत के महल जाएंगे और उनसे उस जगह का पता पूछेंगे जहां से ये पंछी हजारों की संख्या में प्रकट हुए हैं। उसी जगह उनके घोंसले भी होने चाहिए, यश ने कहा और बिना किसी का जवाब सुने ही चल पड़ा। बाकी तीनों पीछे ही थे। जल्दी ही वे लोग महल पहुंच गए।
लेकिन चारों को देखकर महल के पहरेदार सावधान हो गए और दौड़कर सबको पकड़ने आ गए। उन सब ने अपनी तलवारें हाथ में उठा रखी थी। यश ने एक हाथ ऊपर किया और मंत्र पढ़ा। अचानक सब के सब रक्षक हवा में झूलने लगे। उनके हाथों से तलवारें छूटकर गिरने लगी। बंधन और वात चक्र, अधीश ने खुद से कहा। अब वो धीरे धीरे मंत्र पहचानने लगा था और उनके मिश्रित प्रयोग भी। वे अभी 2-4 कदम ही चले होंगे कि अचानक बहुत से सैनिक एक साथ उनकी ओर आते दिखाई दिए। उनका सेनापति बहुत गुस्से में दिखाई दे रहा था। उनकी संख्या इतनी ज्यादा थी कि ये 4 लोग बिना युद्ध किए उनसे बच नहीं सकते थे। अंधकार, अधीश ने मंत्र पढ़ा और हाथ ऊपर उठा दिए। पलक झपकते ही हर जगह अंधेरा छा गया। कमजोर मानसिक क्षमता वाले व्यक्ति तो बेहोशी होने लगे। अब जल्दी से भीतर चलो, अब जल्दी से भीतर चलो, अधीश ने कहा और अंधेरे का फायदा उठाकर महल में अंदर चले गए। कुछ देर बाद अधीश ने अंधकार वापस खींच लिया। उसने देखा कि यश उसकी ओर ध्यान से देख रहा है। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन अंधकार मंत्र बना नहीं पाया, यशवर्धन बोला। शायद मेरी किस्मत अच्छी है, अधीश ने मुस्कुराकर कहा। उसके नियम से योग ध्यान करने और कड़े के चित्रों के प्रभाव से वो मन को अच्छी तरह एकाग्र कर लेता था और इसलिए नए मंत्र बनाने में उसे कठिनाई नहीं हुई। क्या यही खरीदने के लिए तुम्हें 5 अंकों की जरूरत थी? ललिता ने पूछा। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। हां, अधीश ने धीरे से कहा। तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? सामान्य श्रेणी के अनेक मंत्र तुम्हारी मानसिक क्षमता को कम ही करेंगे। इस तरह तुम अगली श्रेणी का कोई मंत्र कभी बना ही नहीं पाओगे, उसने अधीश को डांटते हुए कहा। अधीश साफ देख सकता था कि ललिता को उसकी परवाह है और वो उसी के भले के लिए डांट रही है। आगे से ध्यान रखूंगा, अधीश ने कहा। हालांकि वो जानता था कि उसकी मानसिक क्षमता अन्य के मुकाबले अच्छी है, इसलिए अधिक चिंता नहीं करता था। शोरगुल सुनकर सामंत रविसेन खुद बाहर आ गए। उनके साथ एक वृद्ध व्यक्ति भी थे। उनको देखकर ही पता चल रहा था कि वे एक मांत्रिक हैं। क्या हुआ है? कौन हो तुम सब और इस तरह अंदर कैसे चले आए? सामंत ने कड़क कर पूछा। हम मंदार से आए हैं। गुरु जयदेव ने काल पक्षियों के बारे में जांच करने का ये दल भेजा है। आपके रक्षक हमें भीतर आने से रोक रहे थे। क्षमा कीजिए, यश ने कहा। हमने पहले ही एक दल उन काल पक्षियों से निपटने के लिए भेज दिया है। मुझे नहीं लगता हमें आपकी जरूरत पड़ेगी, सामंत ने कहा। यश को समझ में नहीं आया आगे क्या कहे। तभी सामंत के साथ खड़े वृद्ध मांत्रिक ने पूछा, क्या गुरु वृंदा अभी मंदार में पढ़ाती हैं? जी, वे अभी वहां पर हैं। क्या आप उन्हें जानते हैं? यश ने कहा। हाँ, एक बार पहले भी मंदार से सहायता दल यहां आया था। तब गुरु वृंदा और उनके कुछ बहुत प्रभावी छात्र छात्राएं यहां आए थे, वृद्ध मांत्रिक बोले। सब लोग ध्यान से उनकी बात सुन रहे थे। तभी सामंत फिर बोल पड़े, मुझे लगता है अब आपको वापस लौट जाना चाहिए। दल के सभी सदस्य असमंजस में पड़ गए। वे बिना जांच किए वापस लौट नहीं सकते थे। वे अभी सोच ही रहे थे कि क्या जवाब दें, तभी एक सैनिक दौड़ा दौड़ा अंदर आया। प्रणाम श्रीमान, भैया जी अपने कमरे में नहीं हैं, उसने कहा। सामंत के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। इन दोनों ने तो मेरी नाक में दम कर रखा है। ये लोग पक्का अभियान दल के साथ हो गए हैं, सामंत बोले। अब मेरे लिए क्या आज्ञा है श्रीमान? सैनिक ने पूछा। क्या मामला है? हम कोई सहायता कर सकते हैं? यश ने पूछ लिया। उसने सोचा अभी सामंत चिंतित है और यह अच्छा मौका है यहां रहकर जांच करने का। नहीं, यह हमारा अंदरूनी मामला है, सामंत ने यश को जवाब दिया। अगर ये सहायता करने के लिए आए हैं तो इन्हें एक मौका मिलना ही चाहिए। मंदार ने वैसे भी हमेशा दूसरों की मदद ही की है, वृद्ध मांत्रिक बोले। ठीक है, आप लोग जांच कर सकते हैं। सैनिक, तुम इन्हें उस स्थान पर ले जाओ जहां वे काल पक्षी अपना डेरा जमाए हुए हैं, सामंत ने सैनिक को आज्ञा दी। धन्यवाद श्रीमान। सभी ने सामंत को धन्यवाद कहा और सैनिक के पीछे चल पड़े। नगर के पश्चिमी सीमा पर पहुंचकर सैनिक रुक गया। इसके आगे आपको अपने आप ही जाना होगा, यही वो जगह है, सैनिक ने कहा। धन्यवाद आपका। यश ने उसे विदा किया और अपने साथियों से बोला, तुम सब यहीं ठहरो, मैं स्थिति का अनुमान लगाकर वापस आता हूं। ठीक है, हम यहीं इंतजार करेंगे।
ललिता ने कहा। यश चला गया। वे लोग खड़े होकर आसपास देखने लगे। ये एक वीरान इलाका था। दूर दूर तक कोई आवाज नहीं। अचानक भरी दोपहरी में अंधेरा सा छाने लगा। क्या ये यश ने किया है? अधीश ने पूछा। नहीं, यश ऐसा क्यों करेगा? अंधेरे में तो काल पक्षी और शक्तिशाली हो जाते हैं। जरूर उनका बड़ा झुंड इस तरफ आ रहा है, रोली ने कहा। सब अंधेरे के पार देखने की कोशिश करने लगे। भूम 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 3 बार जोरों की आवाज आई। ये किसी मांत्रिक का वार है, ललिता बोली। कहीं यश मुसीबत में तो नहीं? हमें वहां चलना चाहिए, अधीश बोला और वे सब लोग आवाज की दिशा में चलने लगे। तभी उन्होंने देखा 2 व्यक्ति एक बरगद के पेड़ के नीचे खड़े हैं। अंधेरे में कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। उनमें से एक के हाथ में तलवार चमक रही थी। तभी एक बड़े चमगादड़ की तरह दिखने वाला भयानक काल पक्षी बरगद की ओर बढ़ा। एक लड़की की चीख सुनाई दी और बिना समय गंवाए अधीश ने एक अग्निपिंड उसकी ओर दाग दिया। अग्निपिंड सीधा जाकर काल पक्षी से टकराया। ची! एक कान फाड़ देने वाली चीख उस पक्षी के मुंह से निकली और अपने पंख झाड़ता हुआ वो अधीश की ओर बढ़ने लगा। अधीश, इन्हें बर्फ में बांधो, अग्नि इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, यश ने चिल्लाकर कहा। वो उस पक्षी का पीछा करते हुए आ रहा था। अधीश ने हिम मंत्र पढ़ा और पक्षी की ओर एक बर्फ का बड़ा गोला उछाला। पक्षी उससे टकराया और चित्कार करता हुआ जमीन पर आ गिरा। 2-3 पक्षी और भी थे जिन्हें ललिता और यश ने मार गिराया। अधीश दौड़कर उस बरगद के पास पहुंचा। विराग, रागिनी, तुम दोनों यहां क्या कर रहे हो? अधीश उन दोनों को फिर से सामने देखकर चौंक गया। जब मंदार में प्रवेश नहीं मिला तो हम पिताजी के भेजे अभियान दल के पीछे छिपकर चलने लगे। शायद अपनी योग्यता साबित करने का मौका मिल जाता, विराग ने कहा। लेकिन हम पीछे छूट गए और कुछ काल पक्षी हमारे पीछे लग गए, रागिनी ने बात पूरी की। सामंत रविसेन तुम्हारे पिता हैं? अधीश ने पूछा तो उन दोनों ने हां में सर हिला दिया। तभी एक तात्विक भागता हुआ वहां आया। विराग, आप यहां? उसने पूछा। वो बहुत डरा हुआ दिखाई दे रहा था। क्या हुआ, कोई खतरा आया है क्या? विराग ने उसके चेहरे पर डर देखकर पूछा। वे पंछी बहुत खतरनाक हैं, हमारे उत्तम श्रेणी के अनेक तात्विक। उसने वाक्य अधूरा छोड़ दिया। आप जल्दी से जाकर सामंत को सूचित करें, हम यहां संभाल लेंगे। हम मंदार से आए हैं और सामंत ने हमें यहां भेजा है, यश ने कहा। तो तात्विक ने एक बार अनुमति के लिए विराग की ओर देखा। जाओ पिताजी को सूचित करो, विराग ने कहा। तो वो तात्विक घोड़ा दौड़ाता हुआ वहां से चला गया। अब हमें उन पक्षियों का ठिकाना बताओ, यश ने कहा। ठीक है, चलो, यहीं पास के जंगल में एक गुफा में उनका झुंड रहता है, विराग ने कहा और आगे आगे चल पड़ा। बाकी सब लोग उसके पीछे जंगल की ओर चलने लगे। गुफा के पास पहुंचकर जब उन्होंने वहां का दृश्य देखा तो कुछ पलों के लिए उनके दिमाग सुन्न हो गए। बहुत से उत्तम श्रेणी के तात्विक वहां मृत पड़े थे। चारों ओर खून की गंध फैली हुई थी। ये पक्षी तो बहुत ही खतरनाक है, यश ने कहा और अपने साथियों को देखा। ये हमारे क्षेत्र के सबसे महान तात्विक थे, विराग ने कहा। उसके चेहरे पर दुख और घबराहट साफ दिखाई दे रहे थे। तभी एक जोर की चित्कार उन्हें सुनाई दी। बहुत से पक्षी गुफा से निकलकर आसमान में उड़ने लगे। ची! उनकी आवाज इतनी कर्कश थी कि साधारण इंसान के कान के पर्दे फट जाएं। आसमान उन पक्षियों से भर गया था। उनकी लाल लाल आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। भयानक अंधेरे ने एक बार फिर जंगल को ढक लिया। यश, ललिता, रोली, अधीश, विराग और रागिनी एक ही जगह पर खड़े थे। सबने एक साथ सर उठाकर ऊपर देखा। वे पक्षी तेजी से उनकी ओर बढ़ रहे थे। उन सब के दिमाग जड़ हो चुके थे। क्या ये पक्षी इस दल का भी वही हाल करेंगे जो तात्विकों का किया था, या हमेशा की तरह अधीश एक बार फिर इस मुसीबत से जीत कर दिखाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए द मैजिशियंस सीक्रेट, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट FM पर।